अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर कि जिस पर अब बयानात आ रहे हैं हमारी लीडरशिप की तरफ से, और यकीनन हमारे लिए ये एक मुश्किल वक्त है और फैसले की घड़ी है कि हमने पहले से जो तैयारी करनी है वो तैयारी क्या होगी, कैसे उस वक्त को हमने मैनेज करना है कि जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस वापस चली जाएंगी और फिर जो वहाँ करंट ऑन ग्राउंड सिचुएशन होगी उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। इससे पहले भी हुआ और वो जो पहले के माजी के एक्सपीरियंसेस हैं उसी की रोशनी में हमारी तरफ से इस फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि हमने अमेरिका का जंग में साथ दिया और हमें ही बुरा भला कहा गया। उसके अलावा शेख रशीद अहमद साहब ने भी ये कहा है कि अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये वो बयानात हैं जो उस बयान की कंटिन्यूएशन में है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का अब से ठीक एक हफ्ता पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, हरगिज नहीं, हम अपनी जगह इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम अपने हवाई अड्डे नहीं देंगे। पाकिस्तान की तो कोशिशें यही हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो, देरपा अमन हो, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से डिस्कशन करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। डिस्कशन का बाकायदा आगाज करने से पहले हमारे मेहमानों का तारुफ हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, सीनियर एनालिस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मल साहब तशरीफ लाए। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार और मकबूल जान साहब ने। और मकबूल जान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमर शोएब साहब ने, अनदर सीनियर एनालिस्ट। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अमर शोएब साहब कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले और यह सब आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं, आपको लगता है कि हम अफगानिस्तान में देरपा अमन में अपना किरदार अदा कर सकेंगे या हमारा सिर्फ फोकस अपनी सरहदों को महफूज बनाने तक रहना चाहिए, बाकी अफगानिस्तान जाने और अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात? देखिए, पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान में देरपा अमन वो खुद कायम करते हैं, उन्होंने किया है। एक बड़ी अरसे से मुझे समझ नहीं आती है, बड़ा अजीबोगरीब एनालिसिस बन रहा है कि जब अमेरिका छोड़ के जाएगा तो बददमनी हो जाएगी। अमेरिका जब आया था तो बदनामी हुई थी, रूस जब आया था तो बदनामी हुई थी। 1979 में दिसंबर में रूस आया है और फरवरी 1989 में गया है। पाकिस्तान में जितने धमाके हुए हैं, जितने अफगान रिफ्यूजीज आए हैं, जितने कैंप बने हैं, हम तो उस वक्त नौकरी में होते थे, एक तरफ से धमाका होता था, दूसरी तरफ से लाशें उठा रहे होते थे हम उस वक्त। 1989 से लेके 2001 तक ये कोयटा और ये लाहौर पेशावर इस तरह पुरअमन थे जिसका आप तस्वर नहीं कर सकते। आप जरा उठा लीजिएगा, जब रूस वहां से निकला है पाकिस्तान में अमन आया है। आप हम किस्सा खानी बाजार में रात को 1-1 बजे तक कोयटा के शहर आबाद होता था। मैं तफ्तान से चलता था और कोयटा तक 4.5 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जो इलाका 400 मील इलाका था, वो बगैर किसी गनमैन के आता था। रूस अमेरिका जब आया है 2001 में, फिर बदअमनी शुरू हुई है और फिर तबाही बर्बादी शुरू हुई है और फिर यहां पर मसाइल पैदा हुए हैं, फिर 70,000 आदमी शहीद हुए। यानी आप मुझे ये समझ नहीं आती किस स्टेटिस्टिक्स की बुनियाद पर हम कहते हैं कि अमेरिका जब जाएगा तो बदअमनी पाकिस्तान में आएगी। पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि उस वक्त जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, हम बैठ के यहां ठेकेदार बन रहे हैं। इमरान खान साहब भी कहते हैं वसी और बुनियाद हुकूमत कायम करो। इमरान खान साहब को कहे कोई कि तुम पीपल पार्टी के साथ या नून लीग के साथ बैठ के यहां वसील बुनियाद हुकूमत काम करो, तो करेंगे? नहीं करेंगे। उनके लिए हम पाकिस्तान बैठ के मामा बनता है किस खुशी में। दूसरी एक और बात बताऊं, 1989 में चला गया है रूस वहां से। उस 89 से लेके सितंबर 1994 तक पाकिस्तान ने मुदाखलत की। मुजद्दिदी को अमेरिका के कहने के ऊपर वहां पर बिठाया उनको। हिकमत यार उनकी लड़ाई शुरू हुई, इतनी शदीद लड़ाई थी तो सितंबर 1994 से लेके 2001 तक ये जो 6-7 साल गुजरे हैं, 96 में काबुल पे तालिबान फतह किया है। अफगानिस्तान की गुज़श्ता 100 साल की तारीख में अगर कहीं अमन है तो 5 साल तालिबान का अमन है। सिवाय इसके कि शुमाली ताज का वो इलाका कि जहां फारफोर की उस इंडियन बेस के ऊपर ताजिकिस्तान में अहमद शाह मसूद को ले जाया गया, उसको पैसे दिए गए, उसको बंदूकें दी गई, उसको 10 हेलीकॉप्टर दिए गए, इंडियंस ने दिए और उसके साथ साथ अमेरिकन ने दिए, और वो जाके वहां लड़ता रहा और वहां फोर्स। उसके अलावा आप मुझे बताइए कि कब तक तालिबान वाहिद ताकत थी कि जिसने वहां अमन कायम किया है, 5 साल कायम किया है और इस तरह का अमन कायम यानी कि, और ये सब ये जो गवर्नमेंट के फिर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के जो बयानात आ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी का भी बयान आया है कि वहां पर अमेरिकन फोर्सेस के जाने के बाद खाना जंगी शुरू हो जाएगी। क्या ऐसा आपको होते हुए नजर नहीं आ रहा है? मैं आपको बताऊं, आज से 3 महीने पहले अमेरिकन, इंडियंस इनने मिलकर
बाकायदा सोचा कि फारफोर का जो ताजिकिस्तान का बेस है वहां से हम उज़्बेक को ताज को करेंगे। अब्दुल्ला वहां पहुंचा, अहमद शाह मसूद का बेटा वहां पहुंचा, उस्ताद अता वहां पहुंचा। तालिबान ने पहला काम ये किया, इससे 1.5 महीने पहले तक उन्होंने पूरी ताजिकिस्तान की सरहद जो है अपने कंट्रोल में ले ली। चीखे मारते हुए पाकिस्तान के पास आए, हमें दो बस अड्डे, हम यहां पर इसे करेंगे। क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अब्दुल्ला भाग के वहां पहुंचा हुआ है। अच्छा, उसका अशरफ गनी अमेरिका पहुंचा हुआ है। 21 जून को अमेरिकन कांग्रेस में यह करारदाद पेश होती है और ब्लिंकन को बुलाया जाता है कि 20,000 वो लोग जो मुतरज्जम थे, जो अमरीकियों के साथ थे, उन्होंने हमें अब इमिग्रेशन की दरखास्तें दी हैं, अल्लाह के लिए निकालो इन शकील अफरीदियों को, ये तो मारे जाएंगे वहां पर। 87% अफगानिस्तान पे तालिबान का कंट्रोल है। आपसे किसने कह दिया कि बदअमनी पैदा होगी? आप वक्त से पहले, ये ख्वाहिश है हम लोगों की, ये हमारे यहाँ डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अमजद शुएब साहब आपकी तरफ आते हैं। आप एग्री करते हैं और ये साहब की राय से कि बदअमनी तभी हुई है कि जब रूस आया या अमेरिका आया, और ख़ास तौर पे जब अमेरिका आया तो बदअमनी हुई, और हमारे मुल्क में भी जो 70,000 के करीब अफराद शहीद हुए, सिविलियंस की भी शहादतें हुई, हमारे फोर्सेस की भी जवानों की शहादत हुई, तो ये सब तब हुआ कि जब अमेरिका आया। तो अमेरिका के जाने पर वहाँ पर कोई ऐसा मसला नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि जो तालिबान का पीरियड था 5-1 साल का, जब वो वहां पे हुक्मरान थे, तो हमने अपनी मगरबी सरहद पे एक भी फर्द नहीं रखा हुआ था वहां पे निगहदाश्त के लिए। जो हमारा नॉर्मल अरेंजमेंट होता है एफसी वगैरह वो थी, क्योंकि एक पुरअमन था मसला, और फिर यहाँ से कोई अगर करके जाता था कोई जुर्म पाकिस्तान से, तो तालिबान उसको पाकिस्तान के हवाले कर देते थे। लेकिन ये दुनिया में, पूरी दुनिया में उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। हम 3 मुल्क थे जिन्होंने तालिबान का जो उनकी हुक्मरानी एक्सेप्ट की हुई थी, रिकॉग्नाइज की हुई थी। आज भी मसला यही आ रहा है, और ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका के आने के बाद बदअमनी हुई, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे अपने लोग जो अस्ट्राइल फाटा में उस वक्त थे, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान वगैरह में या औरंगजेब एजेंसी में, वो ये कहते थे कि हमने जाके लड़ना है अमेरिका के खिलाफ, और हम रोकते थे क्योंकि हम अमेरिका के इत्तेहादी बन गए। तो वो ये कहते थे कि आप अजीब काम कर रहे हैं कि अगर सोवियत यूनियन हमला करे तो आप कहते हैं जाके लड़ें, जहाद है। अब अमेरिका हमला कर रहा है तो आप कहते हैं जहाद नहीं है, ना जाएं आप। ये कैसे हो सकता है? तो जब हमने रोकने की कोशिश की उनको बजोर ताकत, तो वो फिर हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। तो टीटीपी का इस तरह वजूद आया जो हमें लड़ना शुरू। लेकिन उस वक्त भी नॉर्दर्न अलायंस मौजूद थी, जिसको ईरान, रशिया और भारत, ये तीनों मुल्क सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, अब अमेरिका निकल गया अफगानिस्तान में छोड़ के, जो भी हालात हैं, और जंग शुरू है। लेकिन जब आप खित्ते के मुल्क, जिनकी जो इफेक्टेड कंट्रीज हैं, वो रशिया है, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, किसी हद तक टर्की, जब उनसे बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी हम ठीक है, हमें खतरा है यहाँ से दहशतगर्दी का, तो हम चाहेंगे कि अफगानिस्तान में अमन हो, और अमन इस किस्म का कि जो भी हुकूमत हो उसकी रिट अफगानिस्तान के हर कोने पे हो। अगर ये नहीं होता तो वहां से दहशतगर्दी के खतरात रहेंगे। और इन मुल्कों का ख्याल ये है कि अगर वहां पे सिर्फ तालिबान की हुकूमत रही तो फिर वहां पे प्रॉक्सीज पैदा हो जाएंगी, यानी वो पुराना किस्सा कि नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने वाले लोग निकल आएंगे। इसी तरह जो मज़ार शरीफ साइड पे उधर हजारे या ये शिया कम्युनिटी है, उनको ईरान शायद सपोर्ट करना शुरू कर दे। और चूंकि इस किस्म की खाना जंगी से, जहां मज़ार शरीफ किसी और के पास हो, नॉर्दर्न पंजशीर और साउथ का इलाका किसी और के पास हो, ये जगह इस तरह बन गई, तो वहां पे दाइश और मुख्तलिफ ग्रोह पनपना शुरू हो जाएंगे। अगर दहशत गर्दों के ग्रोह इधर उधर पनपते हैं तो फिर खित्ते के सारे मुल्कों को खतरा होगा। चुनाचे उनका ये ख्याल है कि अगर ये मिलके आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा करके इस तरह की हुकूमत बनाए कि जिसकी पूरे मुल्क के ऊपर रिट हो, और कोई भी कोना ऐसा ना हो जहां से कि कोई मुखालफत में आवाज उठ रही हो, या वहां से इंसर्जेंसी हो रही हो, या प्रॉक्सी चल रही हो, तो फिर खित्ते के मुल्कों को खतरा नहीं होगा। आज आप देखें टीटीपी वहां से ऑपरेट करती है। जब हम अफगानियों को कहते हैं, अशरफ गनी की गवर्नमेंट को, कि आप उनके खिलाफ एक्शन लें, तो वो कहते हैं जनाब हम तो तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जहां टीटीपी बैठी है वहां हमारी रिट नहीं है। सो हुकूमत वो चाहिए जिसकी रिट अफगानिस्तान के तमाम इलाकों पे मौजूद हो, और कोई भी वहां पे मुखालफत में या बगावत में वहां पे किसी कोने से कोई आवाज ना उठे,
और फिर आप खित्ते के मुल्क जो है वो ये तसल्ली कर सकते हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो स्टेबल भी है और बाहर से उसको कोई खतरात भी नहीं है, तो वो आपके लिए भी एक मदद का बायस है कि वो अपने अपने सरजमीन पे किसी दहशतगर्द ग्रुप को, वो दाइश हो या कोई और हो, खुरासानी हो या ये वो, उनको वो वहां बैठने नहीं दे रही, उनकी जिम्मेदारी देती है। वरना वो कल आपको कहेंगे कि जी हम क्या करें, हमारी नॉर्दर्न इलाके में हमारी रिट नहीं है, अगर वहां से कोई ऑपरेट करता है तो हम क्या करें। बिल्कुल तो सही। ये बड़ा मसला है कि मुजम्मिल साहब आपकी तरफ आते हैं। भारत के शेख अपने साहब काम से बाद आ जाएगा, भारत वहां से करवा रहा है और करवाता रहेगा अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने आखिर में पॉइंट रेज किया है। इसी पे जब मैं दोबारा औरिया साहब की तरफ जाऊंगा तो ये जो नुक्ता है भारत का, इसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुजम्मिल साहब, आपको लगता है कि अफगान गवर्नमेंट और तालिबान आपस में मिल के इकट्ठे फॉर द बेटरमेंट ऑफ अफगानिस्तान इस पर एक इकट्ठे होकर चल सकेंगे? देखिए, मसला अफगानिस्तान का एक निज़ाम हुकूमत पर मुत्तफिक होना ना है। तालिबान ने बज़ोर बाजू अगर अफगानिस्तान पर कब्जा कर भी लिया, पहले भी किया उन्होंने, 5 साल हुकूमत रखी, तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो नहीं होगी जो आप बंदूक के जोर पे बनाएंगे। ना तालिबान किसी इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, ना वो किसी निज़ाम हुकूमत पर मुत्तफिक होना चाहते हैं। अब आप ये कहें कि मैं सारे स्टेक होल्डर्स को निकाल दूंगा बजौर बंदूक और अपने बंदूक की ताकत से सबको निकाल दूंगा और अपनी बंदूक की ताकत से अपना निज़ाम हुकूमत कायम करूंगा और वही सबको मानना होगा, तो फिर दुनिया उसको नहीं मानती है, फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर कहीं आपका सफीर नहीं होता। तो दुनिया फिर क्या करेगी अगर मानती नहीं? देखे ना, बात ये है कि तालिबान ने अगर, और ये सब कह रहे हैं कि 88% इलाके पे कब्जा कर लिया है, तो अभी तक किसी सूबे का दारुल हुकूमत तो उन्होंने कब्जा नहीं किया। अभी काबुल पे उन्होंने कब्जा नहीं किया, चंद जिले ही हेडक्वार्टरों पे कब्जा किया है, 7 शहरों का मुहासरा जरूर उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उन्होंने भी अपने पांव रोके हुए हैं इस वक्त, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चल के करना क्या है। क्यों इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमने उन्हें काबुल में दाखिल होने से रोका है, समझाया है कि भाई अभी फॉल ऑफ काबुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक किसी निज़ाम हुकूमत पर मुत्तफिक नहीं होंगे, मुजद्दिदी और हिकमत यार में क्या लड़ाई थी, क्योंकि किसी निज़ाम हुकूमत तो यानी पर कि तालिबान को हम चला रहे हैं। कैसे इक़्तिदार में आएंगे? बंदूक की ताकत में इक़्तिदार में आएंगे तो वो दुनिया नहीं मानेगी। आपको इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है, आप अमेरिका के कराए हुए इलेक्शनों को फ्रॉड कहते हैं, आप खुद किसी इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेना चाहते, खुद कोई निज़ाम हुकूमत आप पेश नहीं करना चाहते कि हमारे यहाँ जो निज़ाम हुकूमत होगा वो ऐसा होगा, दुनिया को उससे बात नहीं करना चाहते। तो बंदूक पर बनाई हुई हुकूमत को जब आप कहेंगे कि वो सब मान लें, तो उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी? ये पहले भी देखी है और आइंदा भी देखेंगे। पहले तो 3 मुल्कों ने मान ली थी उनकी हुकूमत, मुझे डाउट है कि इस बार वो 3 मुल्कों ने भी उनकी हुकूमत नहीं माननी जिन्होंने 94 से 96 तक मान ली हुई थी। वो 3 मुल्क भी आज इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी हुकूमत। तो तालिबान को हम चला रहे हैं तालिबान को। आपने कहा ना इमरान खान साहब ने रोका हुआ है, उनके बयान से तो यही लग रहा है ना कि हम चला रहे हैं, और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए उनको। अगर देखें, मेरी बात सुने, आपको ऐसे उनके बयान इंटरनेशनल मीडिया में और अफगानियों ने कैसे उनको सोशल मीडिया पे चलाया है कि इसका मतलब है कि आपके हाथ में रिमोट है, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये तो एक इल्जाम है ना बहुत बड़ा, मतलब तालिबान का हमारे से क्या ताल्लुक, क्या लेना देना? फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहना चाहिए कि हमने उन्हें काबुल पर हमला करने से रोका हुआ है। अच्छा, अब आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ही इज कॉलिंग द शॉट्स, रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। और तालिबान को भी अपने अशरफ, अगर तालिबान भारत से तो कतर में बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम आज तालिबान की इतनी वकालत कर रहे हैं, हम आज तालिबान की इतनी वकालत कर रहे हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं। कतर ने तस्दीक किया भारत से, कतर ने तस्दीक किया मुज़ाकरात की मुलाकात, कतर ने मुलाकात, मेरे पास सबीर अमजाद का स्टेटमेंट है हमारे और कतर की तस्दीक भी आई है कि हाँ हुई है। कतर ने कोई तस्दीक नहीं, कतर ने कहा उसने ट्राई किया है, कोशिश की है। देखिए ना, कतर के बयान अब आप देखेंगे वो सर एक मिनट सुने, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जो ताकत 48 मुल्कों को और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दे के बैठी हो, ये तारीख का बहुत बड़ा वाकया है, उसको परवाह है तो उसको कोई एक्सेप्ट करे या ना करे? उसको अपने कुत्तों की तरह निकले उसको अपने शहरियों की परवाह है, उसको अपने शहरियों की परवाह है, अपने हमवतनों की परवाह है, बिल्कुल परवाह है कि वो शहरी और हमवतन कुत्ते हैं,
कि वो शहरी और हमले तक देने के लिए कुत्ते हैं। उनके सारे शहरी उनके साथ हैं, उनके सारे शहरी उनके साथ हैं। जब ये अफगानिस्तान जाकर करा ले, वोट की ताकत से आ जाए। किसने कहा वोट की ताकत से आने से रोकने के लिए? आप वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से जलील होकर निकले हैं वहां से। आप वो लोग नहीं है, ये हर बार पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट वहां से दलील होकर निकली है। हमें वहां की एस्टैब्लिशमेंट को वहां नहीं जाना चाहिए, और हमेशा एस्टैब्लिशमेंट को रोका है कि वहां नहीं जाना चाहिए। दिलों में ये ख्वाहिश उठ रही है। एस्टैब्लिशमेंट का क्या ताल्लुक? एस्टैब्लिशमेंट का क्या? पहले भी बेवजह खून दिया अफगानिस्तान के लिए, आज भी हमारा बेवजह खून अफगानिस्तान के लिए ना करता खून। किसका खून? पाकिस्तानियों का खून। और किसका खून? एक बार सुनो, एक बार सुनो। आपके पाकिस्तान से 57,000 दफा अमेरिकी जहाज उड़ा है अफगानों को मारने के लिए। क्यों दिया था इजाजत? जिन्होंने दिया था खाए थे, पैसे खाए थे तुम लोगों ने। हम लोग बातें करते हो तुम लोग, तो देखिए बातें करते हो तुम। और जब तालिबान की हुकूमत थी, जब तालिबान की हुकूमत थी, वो कौन सा अमन दे रहे थे दुनिया को? वो तुम्हारे कायदा दे रहे थे। तुम्हारे सारे दानिश्वर फत्ते खाते रहे अमेरिकियों से, उनके खिलाफ लिखते रहे। और आज जिल्लत से शिकस्त खाई तुम लोगों ने, पूरी दुनिया के सामने जिल्लत से शिकस्त खाई। तुम्हारी टेक्नोलॉजी टूटी। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कहते हैं ताकत से काबू पाएंगे और तो हम एक ब्रेक ले लें। और इसमें हम एक ब्रेक ले लें। एक आखिरी मैं सवाल छोड़ जाता हूं, मैं सवाल छोड़ जाता हूं। मुझे बताएं, सिर्फ एक सवाल छोड़। चीन में जिनपिंग प्रेसिडेंट जी, ये कौन सा वोट लेके आया हुआ है? एक निजाम हुकूमत तो है, एक ब्रेक ले लें, एक निजाम हुकूमत मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। और ये सब वीव गोट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक के हम फौरन बाद आएंगे, तो यहीं से बात को आगे कंटिन्यू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अमजद शुएब साहब, ये वक्फे से पहले मुजम्मिल साहब क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि एक तो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे, दूसरा इमरान खान साहब पे डाल रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि जिस तरह हमने रोका हुआ है तालिबान को, हम तालिबान को चला रहे हैं, वो हमारी मर्जी से चल रहे हैं, और हम वहां पर सारे मामलात को मैनेज कर रहे हैं और डील कर रहे हैं। ऐसे नहीं है। जो कहा है वो ये है कि हमने तालिबान को ये कहा है कि भाई आप अगर इस तरह काबुल पे कब्जा करेंगे तो वो दुरुस्त नहीं है, वो हम एक्सेप्ट नहीं करें। वैसे तो वो अभी काबुल के करीब भी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब हमने रोका हुआ है? रोका तो तब हो जब वो काबुल पहुंचे और हम उनको कह रहे हो कि जनाब आप अंदर दाखिल ना हो। अभी तो उनको पता नहीं 2 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, अगर वाकई वो काबुल पे कब्जा करते हैं तो ये नहीं है। हमें उनको ये कन्वे किया है कि भाई हम इस चीज के साथ नहीं हैं, और ये पूरी दुनिया का एक स्टांस है कि आप ताकत के जरिए ना कब्जा करें, उससे इंतशार फैलेगा। चुनाचे हमने भी उनको यही कहा तालिबान को कि भाई आप काबुल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश ना करना, अगर आप ये करेंगे तो कम से कम हम आपके साथ, हम इसके ऊपर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जहां तक तालिबान के अपने अमल का ताल्लुक है, अपने तौर पे वो जो भी कह रहे हो ठीक है, लेकिन आफ्टर ऑल उनमें भी अभी समझ आई। वो उनसे भी जब आप बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम अब अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, फ्रांस के साथ भी। अब हमें समझ लग गई है कि हमने दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाने हैं, एक ऐसी हुकूमत कायम करनी है जिसकी ओवरऑल रिकग्निशन हो। चुनाचे मेरी तवक्को है कि वो कुछ ना कुछ करें। क्वाइट पॉसिबल कि वो काबुल के करीब पहुंच के एक बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके तो वो लोगों से कहें कि अच्छा जी जो स्टेक होल्डर हैं आ जाएं, अब आके मुज़ाकरात करें। उसमें उनको बिल्कुल एक अपर हैंड होगा, एक एज होगा उनके पास कि वो अपने मुतालबात मनवा सकेंगे। आज भी माने जाते हैं उनके कई मुतालबात। ये अशरफ गनी है जो दरमियान में एक हड्डी बना हुआ है, जो शख्स अपनी सदारत नहीं छोड़नी चाह रहा। मुज़ाकरात की राह में तालिबान जो है वो नहीं अटके हुए, उनकी तरफ से रुकावट नहीं, रुकावट है अशरफ गनी की तरफ से। वो भागा फिर रहा है कि किसी तरह उसकी सदारत बच जाए। तो ये समझने की बात है। और एस्टैब्लिशमेंट की जो बात की मुजम्मिल साहब ने, क्या कहा उन्होंने? एस्टैब्लिशमेंट वहां पर जिस तरह से इंटरवीन करती रही है, यही कहा था ना। हमें देखिए, मैं एक चीज बताऊं आपको, जब तालिबान की पहली हुकूमत आई है उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से उनको हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह ने कतन कोई मदद नहीं की। तालिबान का आज भी प्रोसेस ये है कि वो जाते हैं मस्जिदों से ऐलान करवाते हैं कि हम आए हैं अल्लाह का दीन लेके,
यहां पे हम अल्लाह की हुक्मरानी कायम करना चाहते हैं, आप लोग मत इस रेजिस्ट ना करें, आप आगे से मज़ामत ना दें, और इलाकों के इलाके उनके सामने हथियार डाल देते हैं। वो कहते हैं कि जनाब आप शहर छोड़ दें, हथियार यहां रखें और चले जाएं, लोग चले जाते हैं। यही काम उन्होंने पहली दफा जब हुकूमत ली तो उन्होंने किया था, और एक ही उनका मुकाबला जाके दोस्तों के साथ हुआ था वहां पे मज़ार शरीफ साइड पे, जहां उधर इलाका तो उन्होंने खाली किया, रात को दोबारा फिर हमला कर दिया तालिबान के ऊपर, जबकि तालिबान रेस्ट कर रहे थे। बाकी तमाम जगह जहां गए हैं वो पंजशीर और उसके अलावा हर जगह लोगों ने उनको वेलकम किया, क्योंकि लोग उन मुजाहिदीन से तंग थे जो जमीनों पे कब्जे कर रहे थे, लोगों की औरतें उठा रहे थे। तालिबान ने आके अमन कायम किया वहां। अब तालिबान अब भी यही कर रहे हैं और उनका मुकाबला पड़ रहे हैं, शायद एक आध जगह पे मुकाबला, वरना उनकी सरकारी फौजें भी अक्सर जगहों पे वो छोड़ रही हैं। कुंदूज में लड़ाई हो रही है, कुंदूज के बाहर, ये वहां से वो रेफ्यूजीज भी निकल रहे हैं, लोग आईडीपीज वगैरह निकल रहे हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने लाजमन अभी तक कहीं जंग नहीं लड़ी और कब्जा किया। उन्होंने सिर्फ ये बता के लोगों को मस्जिदों से ऐलान करके कि हम आ रहे हैं और हम अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए आ रहे हैं, आप लोग साथ दें, लोग मिलते हैं। एक चीज जो मार्क करना चाहता हूं यहाँ पे खास तौर पे, जैसे ओरिया मकबूल भी बात कर रहे थे, मसला ये है कि तालिबान हमारी 100% नहीं सुनते, और जहां तक उनका इंडिया के साथ ताल्लुक है, उन्होंने मीटिंग की है, उनकी मीटिंग जो है वो कंफर्म्ड हैं, लेकिन उन्होंने कोई बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं दी जिससे कि इंडिया इंकरेज होता और कुछ ऐसी बात करता। अशरफ गनी ने उनको, इंडिया को बड़ा इंसिस्ट किया था कि तालिबान को कहें कि रेजिस्टेंस ना करें और ये अभी फिलहाल इसी तरह अमन कायम कर दें ताकि बातचीत हो सके। तालिबान के पास और कार्ड कोई नहीं, उनके पास एक ही कार्ड है और वो है कि जंगबंदी नहीं करनी। अगर वो जंगबंदी कर ले तो फिर खेल खत्म हो गया उनका, लिहाजा वो लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि तालिबान को हमने बहुत कहा कि आप कश्मीर के मामले में कोई स्टेटमेंट दें, हमें सपोर्ट करें, उन्होंने नहीं की। ये इंडिकेशन है इस बात की कि वो इंडिया को भी अभी गोली देकर रखना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम स्ट्रेट अवे इंडिया को अपने खिलाफ कर लें। बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसी नहीं दी। क्या तालिबान ने यह ऐलान किया है कि जो अब पश्तून बेल्ट पे हमारे बॉर्डर के करीब जो 7 कॉन्सुलेट इंडिया ने लगाए हुए हैं, जहां से वो दहशतगर्दी करवाता है, वो ये कॉन्सुलेट बंद कर देंगे? उन्होंने ये किया है। नहीं, हमारे खिलाफ तो बयान दिया है कि अमेरिका को अड्डे ना दें। खुद इंडियन कॉन्सुलेट बंद करने का बयान क्यों नहीं देते? का जवाब जो था वो तसल्ली बख्श था आपके लिए, जिस पर आपने इमरान खान साहब पे जो इल्जाम लगाया था वो भी दूर हो गया। 88% इलाके में रकबा कर लिया कब्जा, लेकिन वो कॉन्सुलेट आज भी चल रहे हैं और वहां से दहशतगर्दी। कल भी सिब्बी में 4 हमारे एहलकार मारे गए। और साहब, इजाजत है। देखिए, पहली बात तो जो है, तालिबान की हुकूमत नहीं है वहां पे, आज तालिबान हुक्मरान नहीं है वहां के, लेकिन इलाका तो उनके पास है। वो पश्तून इलाका जो हमारी बेल्ट का इलाका है वो उनके पास है। हुकूमत तो उनके पास है, हुकूमत तो वहाँ किसी की भी नहीं है। नहीं, लेकिन हुकूमत तो वहाँ किसी की भी नहीं है, कब्जा ही है जिसका भी है। अभी आपने खुद कहा कि तालिबान कहीं पर नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि वो इलाका उनके कंट्रोल में। और ये साहब, पहली बात तो यह है, देखें, पहली बात तो यह है, हम बयान ही जारी कर दिया तालिबान के, हम इन कॉन्सुलेट्स को बंद करेंगे। और ये साहब को मौका दीजिए जी। हुकूमत आएगी तो यहाँ से कोई हम टेररिज्म नहीं होने देंगे किसी के खिलाफ। जी जनरल साहब, और ये साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगा जी। आएगी तो वो इंप्लीमेंट करेंगे जी। और ये साहब, देखिए, पहली बात तो यह है कि उनका पहला बिहेवियर क्या था। 1996 में 70 साल तक आप ड्यूरन लाइन पे बुर्जियां नहीं लगा सके थे। मैं चागी में डीसी था, 70 साल बाद आपने सर्वे पाकिस्तान का सर्वे करके बुर्जियां लगाया था, उन्होंने ड्यूरन लैंड एक्सेप्ट की थी। ये जो कहते हैं कॉन्सुलेट, ये कॉन्सुलेट नॉन ऑपरेटिव उन्होंने किए हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि जो दाइश और जो कुनर के इलाके के अंदर किस तरीके से उन्होंने उनको निकाला है, पाकिस्तान मुखालिफ लोगों को। जब उनकी हुकूमत आएगी तो आ जाए। जहां तक इस बात का तल्लक है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उन्होंने खुद छोड़ा हुआ है। अगर वो आज कुंदूज पे कब्जा कर लेते, ताजिकिस्तान की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती। इंडिया डिफीट खाया है, इंडिया ने, उसकी पूरी प्लानिंग खत्म हो गई है ताजिकिस्तान की फारफोर उसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि मुझे यह समझ नहीं आती कि एक, जब तक आपकी डेमोक्रेसी नहीं होगी आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे। 5 साल चलाया ना उन्होंने। इंडिया नहीं मानता था, ईरान नहीं मानता था, चीन नहीं मानता था, अमेरिका नहीं मानता। 3 साल तक अमन के साथ चलाया। एक पाकिस्तान मानता था और एक सऊदी अरब और एक यूएई। क्या फर्क पड़ गया उनको पूरी दुनिया के अंदर? क्यूबा को पूरी दुनिया ने नहीं माना, क्या फर्क पड़ गया? ताइवान को नहीं माना, आज भी नहीं मान रहे, क्या फर्क पड़ गया?
कोरिया को, ईरान को दुनिया पूरी नहीं मानती। क्या कर लिया ईरान का उन्होंने? सैंक्शन लगा ली। उन्होंने कहा है, को कहते हैं हमने 20 साल शरीयत के लिए जान दी है। अगर आप समझते हैं कि हम एक आने का भी कंप्रोमाइज करें तो हम नहीं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो यानी कुर्दों की फाइट चले तुर्की में तो ठीक है, चलती रहे। ईरान में उर्दुबेल का मसला हो तो चलता रहे। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मसला हो तो चलता रहे। इंडिया में जो है वो कश्मीर का मसला हो तो चलता रहे, ठीक है। और उसके बाद चेचनिया का मसला रूस में चलता है। तालिबान को सारों के सारे बिल के जाए। ओ भाई, तुम किस दुनिया में रहते हो? किस दुनिया में रहते हो? सिर्फ अफगानिस्तान में अमन होना चाहिए, बाकी जगह नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, हर मुल्क का अपना निजाम हुकूमत होता है। प्रेसिडेंट जी कौन सी वोट लेके आया है? चीन 75 साल तक रूस और बाकी लोग आए हैं, कौन सी जमहूरियत थी? कौन से वोट लेके आए थे? आज दुनिया के अंदर बेशुमार ममलक हैं कि जहां डिक्टेटरशिप है। मुझे ये बताइए, अपना यूएई मुत्तहदा अरब अमारात में कौन से वोट है? उसके बाद कतर में कौन सा वोट है? कुवैत में कौन सा वोट है? सऊदी अरब में कौन सा वोट है? वो तो वोट लेके ना आए। तालिबान तुम जमहूरियत लेके आओ यार। कोई निजाम नहीं, तो लेकिन वो यही कह रहे हैं ना कि आप अपना निजाम हुकूमत हो। नहीं, वो यही कह रहे हैं वहां के निजाम हुकूमत बता दें। वो कहते हैं शरीयत जिसमें किसी और को शरीक ना किया जाए, उनकी वो शरीयत है जिसमें किसी और को शिरकत की इजाजत नहीं है। तने तरह वो जो भाई, हाँ, वो तो बंदूक की मर्जी है, वो तो बंदूक की मर्जी है ना। तुम ले आओ, तुम हुक्मरान आ जाओ। अमेरिका ने 20 साल क्या किया? इसके बाद बंदूक हो वो हुक्मरान आ जाए। अमेरिका ने 20 साल क्या किया? यही तो किया, जायज कब्जा किया। उसको कौन जायज कह रहा है? इराक में क्या किया? नाजायज कब्जा किया। लेकिन दो नाजायज कब्जों की बुनियाद पर क्या तालिबान को भी नाजायज कब्जे की इजाजत दे दी जाए? वो वहां के लोग हैं, वो देखे उन्होंने जो हुकूमत कायम की दुनिया में मिसाल है। एक ऑर्डर के ऊपर पॉपी खत्म। एक ऑर्डर के ऊपर दुनिया की 97% पॉपी खत्म की। यह है हुक्मरानी। एक ऑर्डर के ऊपर पूरे अफगानों ने कहा हम अपना असला देते हैं, लोगों ने असला वापस कर दिया। यह है हुक्मरानी। जी जनरल साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? उसके लिए वोट जरूरी नहीं होता। मैं जनरल साहब को जरा ऐड करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद आता हूं आपकी तरफ। जी जनरल साहब। जौहरिया साहब ने पॉइंट रेज किया, मैं उसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहता हूं। हम अफगानिस्तान को सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह या कतर इनसे मवाजना नहीं कर सकते। वह उन हुकूमतों को कोई चैलेंज नहीं करता। अगर आज वहां पे भी कोई डेमोक्रेसी का नारा लगा दे, और उनको डर यही खतरा है कि अमेरिका कभी हमारे मुल्कों में जमहूरियत का नारा ना लगा दे। अगर आज वहां पे डेमोक्रेसी का नारा लग जाए और उनके लोग शुरू हो जाएं, तो उनको भी फिर इन चीजों को छोड़ के किसी न किसी तरह हल निकालना होगा। आज अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत को चैलेंज करने वाले लोग मौजूद हैं। चुनाचे उसकी लेजिटिमेसी इसी तरह आ सकती है कि या तो सारे मुत्तफिक हो जाए एक मीटिंग के जरिए और वो तालिबान की हुकूमत को चैलेंज न करें, ताकि किसी भी कोने से कोई इस तरह की इंसर्जेंसी वगैरह ना उठे, ताकि अमन रहे वहां पे, या फिर वो इलेक्शन लड़के आ जाए। तो उनका किस्सा मुख्तलिफ है, क्योंकि वहां पे मुखालफत है, वहां तनाजा है। कतर में इस चीज को, हुकूमतों को मुतनाजा नहीं किया हुआ। यूएई में मुतनाजा नहीं है। सऊदी अरेबिया, उन्होंने उस सिस्टम और आइन को उसी तरह बना के बादशाहत का तो उसको कबूल किया हुआ उनके लोगों ने। जिस दिन उस पर इख्तलाफ हुआ, जनरल साहब वो नहीं मानते। ऐसे तो बरतानिया में भी बादशाहत है, जापान में भी बादशाहत है। अब आप कहेंगे कि वहां भी है तो अफगानिस्तान को भी मान लें। जनरल साहब, अगर ये नहीं होता, मुत्तफिक नहीं होते, तो फिर क्या होगा? फिर ये खाना जंगी रहेगी ना। मैं तो कह रहा हूं कि इनका मसला वही है कि फिर वही प्रॉक्सीज बन जाएंगी, क्योंकि अगर खित्ते के मुल्क ये नहीं चाहते, मसलन रशिया नहीं चाहता, ईरान नहीं चाहता कि यहाँ पे तालिबान की हुकूमत जो है वो सिर्फ तालिबान की हो, अगर वो ये चाहते नहीं कि सिर्फ तालिबान, तो वो अपनी प्रॉक्सीज को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। अगर तालिबान बैठ के वो वही नक्शा शुरू हो जाएगा। ठीक है। और ये सब आपने अमजद शुएब साहब का पॉइंट सुना कि जिस वजह से लगता है कि वहां पे खाना जंगी शुरू होगी, वो वजह यह है कि अगर आपस में इत्तेफाक ना हुआ तो फिर झगड़े होंगे, लड़ाई होगी, जंग होगी। उस सूरत में वहां पर खाना जंगी होगी या बदअमनी होगी, जिसका गवर्नमेंट ने भी और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी अपने शुकूक शुबहात का इजहार किया। देखिए, ये है वेस्टर्न व्यू। परसों जो मुलाकात हुई है तालिबान की आपस में, उनकी एनल्स की, चाइना और रशिया के कुछ लोगों से, 80% इन्वेस्टमेंट जो है ना इस वक्त, 80% जो ठेके हैं वो चाइनीज के पास हैं। आज 2014 में जब हांगकांग में जब हुआ था टेंडर्स, तो उसके बाद एक बहस चली थी अमेरिका में कि वी आर पेइंग फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज कंपनीज। चाइना को इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि वहां शरीयत आती है, वहां जमहूरियत आती है, वहां डिक्टेटरशिप आती है, वहां कुछ और आती है। वो कहते हैं कि अगर एक स्टेबल अफगानिस्तान को लेकर आ सकता है तो हमें हाजिर है। अफगानिस्तान में
जब तक शुमाली इत्तेहाद को इंडिया की, ईरान की और अमेरिका की सपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं हो सकता था। वो सपोर्ट आई थी तो लड़े थे। आपको पता है कि जब अब्दुल मालिक पहलवान वाला वाकया हुआ है, जब वो कुंदूज फतह हुआ है, तो 3000 तालिबान को उन्होंने पकड़ा था और कंटेनर्स में बंद करके भेज दिया था, और उसके बाद वो गला काटते थे और उस पर पेट्रोल फेंकते थे तालिबान की, और वो लाश को रक्स देखते थे उसका, 3000 को। उसके बाद तालिबान उसको कौन थे वो लोग? जब तालिबान ने हमला किया, 11 ईरानी पासदारान जो थे वो मारे गए थे, जिनको ने कहा था कि ये जो है अपना हमारे डिप्लोमेट्स हैं, और ईरान और उसने जंग पे खड़े हो गए थे, तो मुल्ला अमर ने कहा था ये गूंद का तालाब है, इधर मत आना, और उसके बाद वो वापस हो गए थे। सपोर्ट होती है, मुझे नहीं समझ आती, रूस सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान में चाइना से ज्यादा रूस की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है, उसको एक पीसफुल अफगानिस्तान चाहिए। चीन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है, ईरान अपने तौर पर साइड लैंड हो चुका हुआ है, इंडिया को उन्होंने दूर कर दिया हुआ। ताजिकिस्तान का सदर किस लिए आया था? इसलिए आया था कि उसने कहा था कि हम इंडिया को मजीद अड्डा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा लीज खत्म कर देंगे, क्योंकि तालिबान पूरे बॉर्डर पे कंट्रोल पे आ चुके हुए हैं। मसला सारा यह है कि आप वक्त से पहले वावेला कर रहे हैं, उनको आने तो दो यार। आप हमारी ख्वाहिशें हैं, ये हमारी ख्वाहिशें यार, ख्वाहिशें नहीं है, हमारे खदशात हैं, माजी के तनाजुर में खदशात हैं, माजी के तनाजुर में खदशात हैं। कौन सा माजी? वो माजी जिसकी 99% 95% अफगानिस्तान में अमन था तालिबान दौर में। मुझे नहीं पता 95% अमन था, लेकिन उसी तालिबान की पॉलिसीज की वजह से 9/11 के बाद हमारे ऊपर जंग थोपी गई, क्योंकि वो दुनिया में तन्हा थे और उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं था, और आखिर उन्होंने दुनिया के साथ जंग कर ली। उन्होंने दुनिया के साथ मैं ब्रेक ले लूं मुजम्मिल साहब, ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद फिर मैं जनरल साहब की तरफ जाऊंगा जी। आई हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर, मुजम्मिल साहब, आई हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। मुलाकात होगी जी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। जनरल साहब आपकी तरफ आते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे वक्फे पे जब हम जा रहे थे, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं बताना ये चाह रहा हूं, इस खित्ते में यहाँ पे सिचुएशन जो अफगानिस्तान में बदली वो दाइश की आमद से बदली। हुआ ये था कि चेचनिया से और दागिस्तान से कोई 3-4 हजार के करीब सुन्नी मुसलमान ये सीरिया गए थे और दाइश में शामिल होकर तो लड़े ईरानियों के खिलाफ। इसी तरह ईरानियन बलूचिस्तान से निकल के लोग गए थे, जो अब जब शिकस्त हुई वहां पे दाइश को, तो ये लोग वापस आ गए और अफगानिस्तान में मौजूद है। डर ये है कि यही लोग दाइश को दोबारा जिंदा करके, अगर वहां पे अमेरिका या कोई इनको सपोर्ट करता है, तो ये अपने मुल्कों में वापस जाके ईरान में और दूसरे मुल्कों में जाके, यानी रशिया वगैरह में जाके तो फसाद खड़ा करेंगे। ये खतरा था जिसकी वजह से रशिया और ईरान ने नॉर्दर्न अलायंस को छोड़ के तालिबान की मदद करनी शुरू की और तालिबान को कहा कि आप दाइश को खत्म करें। आज सूरत हाल जो तालिबान के बहुत हक में थी, उसकी वजह यह है कि ईरान ने वेपन भी दिए हैं और पैसा भी बड़ा दिया, और रशिया ने पैसा बहुत दिया। ये हाथ खींच लेंगे तो तालिबान के लिए खासी मुश्किलात पैदा होंगी, ना उतने वेपन्स होंगे, ना उतना पैसा होगा, क्योंकि ये सारा काम पैसे से चलता है। अब अगर पैसा ना दें, वेपन्स इन तालिबान को ना दें, और वही चीज उल्टा वो अपने प्रॉक्सीज को देनी शुरू कर दें, जो नॉर्दर्न अलायंस से ताल्लुक रखते हों, उज़्बेक हों, ताजिक हों, या ये कि ये हज़ारास हों, तो आप सोचिए कि क्या तालिबान के हाथ जितने आज मजबूत नजर आते हैं वो उतने मजबूत होंगे? बात यह है कि दुनिया अपने अपने कार्ड्स रख के बैठी हुई है। ठीक, उनको भी पता है जो वो चाहते हैं, यहाँ पे वो स्टेबल अफगानिस्तान चाहते हैं, तो स्टेबिलिटी उनके ख्याल के मुताबिक तब आएगी जब तालिबान बाकी भी लोगों को मना लेंगे, राजी कर लेंगे कि वो ठीक है। अगर तालिबान की हुक्मरानी रहती है और सारे सपोर्ट करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि तालिबान ये बात समझते हैं और वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, अशरफ गनी आज अड़ा हुआ है, वो ये काबल के करीब पहुंचेंगे, काबल उनको हाथ में नजर आएगा तो लोगों को कहेंगे कि आप बात करनी है तो बात कर। ठीक, लेकिन अमजद शुएब साहब, हमें क्या, अगर चलें जो भी आगे सूरत हाल होगी, खाना जंगी होती है नहीं होती, लेकिन हमें क्या करना होगा टू मेक श्योर कि जो पहले अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती रही है, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां वहां से उनके जरिए लोग आते रहे और सारा मामलात होते रहे, हम उसको रोकें, उसके लिए क्या करना होगा? देखें, असल हाल तो अल्टीमेटली यही होगा कि एक स्टेबल अफगानिस्तान और जो हुकूमत हो उसकी रिट सारी जगह पे वो आपको, हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक एग्रीमेंट हो इंटेलिजेंस शेयरिंग का, और उसमें तालिबान कोई भी अफगानिस्तान की तरफ से कोई भी इधर टेररिज्म वगैरह करता है कुछ है, उसके बारे में हमें मूवमेंट की और चीजों की इतला मिलती रहे। हमने ये पिछले 12 साल बड़ी कोशिश की
कि जो आज हुकूमत अफगानिस्तान में उनके साथ हमारा इंटेलिजेंस शेयरिंग का एग्रीमेंट हो, लेकिन इंडिया ने नहीं होने दिया क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था बलूचिस्तान के अंदर सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने में। बाकियों को तो वो टॉलरेट कर लेता, लेकिन सेपरेटिस्ट के ऊपर उसने बड़ा पैसा लगाया। नतीजा ये है कि एक दिन पहले, यानी जिस दिन दस्तखत होने एग्रीमेंट पे, उससे एक दिन पहले फड्डा खड़ा हो गया और अमर साले ने कहा जी हम नहीं होने देंगे। हनीफ अतमार भी छोड़ गया, दस्तखत करने वाला कोई नहीं था, हमारा एग्रीमेंट बैठ गया। आज भी जरूरत इस बात की है कि एक तावन करने वाली गवर्नमेंट हो, जिसको हम भी बताएं, इंफॉर्मेशन दें कि उस हुकूमत के खिलाफ या कोई अफगानिस्तान में टेररिज्म करने जा रहा है तो हम उनको इत्तला दें या हम उनसे शेयर करें। मुजम्मिल साहब की तरफ जाने से पहले अमजद साहब, जनरल साहब ये भी जरा बताइएगा कि ये जो अभी जौहर टाउन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कौन है? कुछ लोगों का ये कहना है कि जी इमरान खान साहब के बयान के बाद हुआ ये। जौहर टाउन वाली जो इंफॉर्मेशन है, इसमें दो एक इंटेलिजेंस एजेंसी वो मुलव्वस है, एक तो रॉ इंडिया की है और एक मगरबी इंटेलिजेंस है, मोस्ट प्रोबेबली MI6। और ये लोग जो हैं ये बहरीन और अबू धाबी से ये ऑपरेट करते रहे हैं। इनकी जो टारगेट जिस तरह इन्होंने सेलेक्ट किया हाफिज सईद का, वो इंटरेस्ट शो करता है इंडिया का, इंडिया फोकस्ड है उसके ऊपर। और ये उनको बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने अपने मुल्क में बतानी थी कि हमने घर में जाके हाफिज सईद को मार दिया। पहली बात तो ये कि हाफिज सईद वहां पे है नहीं, वो जेल में। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने जो भी उसके घर को घेराव वगैरह करके रखा, उसकी वजह से ये पहुंच नहीं सके और स्विफ्ट एक्शन हुआ, पकड़े गए लोग। तो राज तो खुल चुका है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पकड़ी गई हैं वो उस डेविड के घर से, कराची से, महमूदाबाद से, उससे उसके विजिट्स और लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारे मिल गए हैं। तो इसलिए कुछ शक वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट बहरहाल किसी वक्त पे स्टेटमेंट देगी इस बारे में, लेकिन आर यू श्योर अबाउट MI6 का तो क्या मामला हो सकता है? उनकी इंटरफेरेंस क्या? CIA अगर आप कह देते तो चलें समझ में। मुझे ये तो कंफर्म नहीं कि वाकई MI6, लेकिन मेरा अंदाजा है जो दूसरी इंटेलिजेंस मगरबी कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, वो गालबन MI6, उसकी वजह है कि ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पे कराची में MI6 बहुत हेल्प करती रही है इंडिया को, चूंकि उसको पता था, उनको इंडियंस को, कि रॉ के ऊपर फोकस है पाकिस्तान का, लिहाजा वो अवॉइड करते थे, इनको यूज करते थे। और MQM के साथ इनका था मामला काफी। इसी तरह जहां पे MI6 समझती है कि उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इंडियंस उनके लिए काम करते हैं। तो ये म्यूचुअल इनकी होती है। और आप इसकी अंडरस्टैंडिंग देख लें कि जितने भी रॉ के एजेंट लंदन में बैठे हुए हैं, अल्ताफ हुसैन हो कोई हो, MI6 उनको हैंडल करती है कि उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता। जब ट्रायल होने लगता है MI6 रुकवा देती है। बिल्कुल ठीक ठीक। मुजम्मिल साहब आपकी तरफ आते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि तसलसल से एक तो वो जो आपको 88% जो औरिया साहब ने शुरू में फिगर दिया ना, उस पर जो आपको जरा नाराजगी थी, एतराज था, उसको एतराज को दूर कर दें। औरिया साहब की अपनी इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने इसलिए 88% कह दिया कि 88% अफगानिस्तान पर अब कब्जा है तालिबान का। दूसरा जो आपने इमरान खान साहब पर कहा था कि जी ये सपोर्ट कर रहे हैं या वो रोका हुआ है, चला रहे हैं, उस पर अमजद शुएब साहब ने वाजे कर दिया है कि उनके बयान का मतलब क्या था। और वो जारी बात है, बीइंग द गवर्नमेंट हमारी उनके साथ टॉक्स रही हैं, और जो अफगानिस्तान के साथ भी तालिबान के साथ टॉक्स रही हैं, तो हम बातचीत करते रहे। देखें, दो मुल्कों के साथ या जो भी बातचीत है, ये पब्लिक में इस तरह जब आप बयान देते हैं तो हमारे मुखालफिन उन बयानात को बहुत ज्यादा उछालते हैं। साहब ने कहा है कि हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, तो इसमें गलत बात है। डेमोक्रेसी की बात है। हम एक टाइट रोप पे चल रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से। देखिए, हमने कोई अशरफ गनी की हुकूमत को ना मानने का ऐलान कर दिया है। हमने अशरफ गनी के सफीर को वापस भेज दिया है कि अब हम तालिबान के सफीर को मानेंगे। हम आज भी अशरफ गनी को वहां का जायज हुक्मरान मानते हैं। उसका एम्बेसडर इस्लामाबाद में बैठा है, नहीं बैठा। या तो आप सुबह कह दें कि अब हम तालिबान के सफीर को करेंगे और हम अशरफ गनी के एम्बेसडर को नहीं मानते हैं। आप एक तरफ अशरफ गनी की हुकूमत को पाकिस्तान में जायज हुकूमत मान रहे हैं, उसके सफीर को सफीर का ओहदा दे रहे हैं, फिर आप साथ बयान दें कि हमने तालिबान को काबुल पे कब्जे से रोका हुआ है। इट्स नॉट गुड डिप्लोमेसी। नहीं, वो अमित ने कहा, बयान ये था कि हमने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज बैड डिप्लोमेसी। हमें ये मंजूर नहीं होगा। नहीं, तो आपको बयान नहीं ऐसे देने चाहिए जितना अफगानिस्तान के मीडिया में वो बयान आया। देखे ना कितना ट्रिकिश क्वेश्चन वजीर खारजा से जब शाह महमूद कुरैशी से अफगान टीवी के उस एंकर ने किया, और आगे से SM शाह महमूद साहब ने कहा आई लेट इट पास। उनको किसने कहा कि इस वक्त अफगान मीडिया से बात कर लें? देखिए, बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमें, जिस वक्त कब बात करनी है और कब नहीं करनी। यही तो डिप्लोमेसी है।
हर वक्त बोलते रहना कोई डिप्लोमेसी नहीं है। उन्हें उस वक्त अफगान मीडिया से वो बात करें, यहां फिर कह देते, ना कहने की पोजीशन में है, ना कहने की पोजीशन में है, ना शहीद कहने की पोजीशन में है, ना कातिल कहने की पोजीशन में है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टाइम है ये संभल कर चलने का टाइम है, और तालिबान को भी इस वक्त वो गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उन्होंने 94 में बंदूक के दौर पे हुकूमत बनाकर की थी। उन्हें बहरहाल शराकतदारी की तरफ जाना चाहिए, एक वसी हुकूमत बनाने की तरफ जाना चाहिए, मिल बैठ के सबके साथ बैठना चाहिए। सोलो फ्लाइट ना उनकी कल कामयाब हुई थी, जिसको औरिया साहब बहुत कामयाब कह रहे हैं, वो नाकाम थी क्योंकि दुनिया उन पर हमला बात बजा, लेकिन औरिया साहब ने अभी ये भी कहा कि हमें वक्त से पहले वावेला नहीं करना चाहिए। हाँ, इस तरह नहीं करना चाहिए, समझदारी से चलना चाहिए। उन्हें भी देखे ना, उन्हें इतनी समझ तो है कि वो भारत से बात कर लें, इतनी समझ नहीं है कि अशरफ गनी से भी और सबको साथ लेकर चलना है। वो बड़े प्लेयर हैं। अमजद शोएब साहब, तालिबान ने कभी इनकार नहीं किया कि हम पहले वो करना नहीं चाहते थे हुकूमत से बात, वो कहते थे कि यह अमरीकियों की बिठाई हुकूमत है, हमने बात नहीं करनी। पाकिस्तान ने उनको कायल किया कि आप हुकूमत के नुमाइंदों से बात करें और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें। लिहाजा जो उनकी हाई पीस काउंसिल है, अब्दुल्ला का ग्रुप, उनसे उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। लेकिन मसला ये है कि अशरफ गनी किसी और की मानने को तैयार नहीं, वो अपना सोल्यूशन पेश करता है। नतीजा ये है कि जब आप बात करने की बजाय, दूसरे के साथ गिव एंड टेक करने की बजाय आप अपनी एक कहानी लेके आ जाए कि नहीं ये मैं ये कहता हूं कि ये कर लें, तो फिर आपका आगे कोई अफाम तफहीम होती नहीं। ये वहां पे मसला ये हुआ है कि अशरफ गनी सिर्फ अपनी सदारत बचाने के लिए सारे मुल्क का अमन उसने दांव पे लगाए। आज अगर तालिबान मार के इनको भुरकस निकाल के वहां से निकाल दें, उससे बेहतर नहीं है कि तालिबान के 2 मुतालबे मान ले, तो कम से कम सिस्टम का हिस्सा तो होगा नहीं ये। अगर ये सिस्टम में मारा जाता है, अगर तालिबान कब्जा करते हैं, अशरफ गनी को दरख्त के साथ लटकाएंगे। उससे बेहतर नहीं है कि आज आप गिव एंड टेक की तरफ आए, बजाय इसके कि आप अपनी सदारत बचा रहे हैं कि 2 साल रहते हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। यहां पे खराबी यही है कि और अफगानिस्तान में इशू यही रहा है हमेशा, ये वादा करके मुकर जाते हैं, एग्रीमेंट में दस्तखत किए हुए उसके बाद फिर जाते हैं, और जो आपसे वादे किए उनका तो मसला ही कोई नहीं, वो तो हवा में गए। तो ये आपस में इनका कोई भी यानी अपने मफादात से हटके कोई कुछ नहीं करना चाहता। ठीक, हमें अब मोहम्मद शोएब साहब प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। शोएब साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मकबूल जान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे मुमताज़ को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।